नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत गद्य भारती। और संस्कृत गद्य भारती में हमारा ये लास्ट चैप्टर है गद्य भारती का। सिर्फ अभी पद्य भाग और नाटक कौमुदी हमारी बाकी है, ठीक है। तो जो गद्य भारती है उसमें हमारा ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है जो दीनबंधु ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में आप सभी ने जाना होगा, पढ़ा होगा। समाज सुधारकों की जो लिस्ट होती है उनमें ज्योतिबा फुले का नाम भी आता है, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का नाम भी आता है, क्योंकि ये अस्पृश्य जाति से बिलोंग करते थे, यानी कि अछूत जाति से बिलोंग करते थे। इसलिए इन्होंने अछूत जाति के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को उन्होंने फील किया था, महसूस किया था। उस कारण से वे समाज सुधारक के कार्य में चले गए और लोगों की और जो अस्पृश्य जाति थी उनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए, अन्य जातिगत भेदभाव को दूर करके और सामान्य जातियों के बीच में सामंजस्य यानी कि एकता को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ ही उनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले, उनका नाम भी बहुत ही उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में अंकित है इतिहास में कि उन्होंने स्त्री जाति को महत्व दिया था। क्योंकि जब सावित्रीबाई फुले अपने पति के साथ में, ज्योतिबा फुले के साथ में शिक्षा अध्ययन कर रही थी, उस समय नारी जाति को पढ़ने और पढ़ाना, कि पढ़ना नहीं है और ना पढ़ाना है, तो इस तरह की विचारधारा बहुत ज़्यादा चल रही थी। उस बीच में उन्होंने अध्ययन कार्य शुरू किया और बालिकाओं के उत्थान के लिए उन्होंने एक बालिका विद्यालय भी शुरू किया। तो बहुत सारे ऐसे योगदान है जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इस संसार को, इस देश को, इस देशवासियों को जो प्रदान किए हैं, खास करके महिलाओं के रूप में। जो क्योंकि उनका अल्प आयु में विवाह कर दिया जाता था, तो जो छोटी आयु में विवाह कर दिया जाता, उस विवाह को भी उन्होंने रोकने का प्रयास करा। ऐसे कई ऐसे कार्य किए हैं। तो इन कार्यों को आज यहाँ हम विस्तारित रूप में पढ़ेंगे, दीनबंधु ज्योतिबा फुले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा? हमारा कार्य होगा पूरे चैप्टर को संस्कृत में रीड करना। उसके बाद हमारा दूसरा जो कार्य होगा वो ये होगा कि संस्कृत में दिए गए छोटे छोटे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद करना शब्दार्थ और प्रसंग के साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास, लेक्चर नंबर 1, दीनबंधु ज्योतिबा फुले। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर दीनबंधु ज्योतिबा फुले। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। आपकी बुक में आप देखोगे कि हिंदी में इस तरह का एक ब्रैकेट में पैराग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध समाज सुधारक दीनबंधु ज्योतिबा फुले पर आधारित है। ज्योतिबा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही अर्पित कर दिया। दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान प्रशंसनीय है। देश में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं की देन है। अगर महिलाओं को पढ़ाने के लिए या देश में, पूरे भारत देश में अगर स्त्री शिक्षा को लेकर कोई विद्यालय खोला गया था तो वो दीनबंधु ज्योतिबा फुले के द्वारा ही खोला गया था। अन्यथा उससे पहले महिलाओं के लिए कोई अलग से विद्यालय था ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए, इनके समय में अस्पृश्य क्या होता है? अछूत। किन्हें बोलते हैं ये? अछूतों को बोलते हैं। जो अछूत लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं? अछूत। अछूत लोग उच्च वर्ग के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इन्होंने नगर पालिका के सौजन्य से जगह जगह दलितों के लिए कुएं खुदवाए। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। तो ऐसे थे ज्योतिबा फुले। इन महान समाज सुधारक, एक समाज सुधारक के रूप में वो सामने आए थे। इन समाज सुधारक के बारे में अब हम पढ़ते हैं यहाँ संस्कृत पाठ को, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है जिसको हमें सबसे पहले रीड करना है, पढ़ना है, वाचन करना है। उसके बाद हम इसका अनुवाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव इत्याख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य 11 दिनांके सप्तविंशत्यधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे 11 अप्रैल 1827 बोलते हैं इस पूरे को, पुणे नाम के स्थाने अभवत्। अयम महात्मा फुले एव ज्योतिबा फुले नाम्ना प्रचलितो एको महान भारतीय विचारकः, समाजसेवकः, लेखकः, दार्शनिकः, क्रांतिकारी कार्यकर्ता च आसीत्। त्रयोधिक अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे 1873 अयम महाराष्ट्र सत्यशोधक समाज नाम की संस्थां संगठितवान्। नारीणां दलितानां चो उत्थानाय अयम अनेकानि कार्याणि करोत्। देखिए, बहुत बड़ा ये शब्द है। इसको कैसे पढ़ना है कि दलिता
दलितानां च उत्थानाय अयम अनेकानि, ठीक है, कार्यानम् अकरोत्। भारतीय मानवा सर्वे शिक्षिता स्युः अस्य एतत् चिंतनम आसीत्। आगे देखिए और है, तस्य पूर्वजा पूर्वं सतारातः आगत्य, सतारात क्या है, पुणे में एक सतारा नाम का स्थान है, उसे कहते हैं। आगत्य पुणे नगरम प्रत्यागत्य पुष्पमाला गुम्फयन स्वजीवनं निर्वायमासः। परिणाम स्वरूपे मालाकारस्य कार्ये संलग्ना इमे फूले नाम्ना विख्याता अभवन्। महानुभावो अयं प्रारंभिक काले मराठी भाषायाम् अपठत्, किन्तु देववशात् अस्य शिक्षा मध्ये अवरुद्धा संजाता। सः पुनः पठितुं मनसि विचार्य 21 वर्षस्य अवस्थायाम् आङ्ग्लभाषाया 7म्या कक्षाया शिक्षा पूरितवान्। 48 ख्रीष्टाब्दे अस्य विवाहः सावित्री नाम्ना कन्याया साकम् अभवत्। अस्य भार्याया अपि स्वयमपि एका प्रसिद्धा समाजसेविका संजाता। समाजस्य उन्नतये स्वभार्यया सह मिलित्वा अयं दलितो उत्थानाय स्त्री शिक्षा च कार्यम् अकरोत्। ज्योतिबा फुले भारतीय समाजे प्रचलित जात्या अधिकारित विभाजनस्य पक्षे नासीत्। सः वैधव्ययुक्तानां नारीणाम् एवं अपराणां नारीणां कृते महत्वपूर्ण कार्यं कृतवान्। कृषकाणां दशां वीक्ष्य दुःखितो अयं तेषाम् उद्धाराय सततं प्रयत्नशीलः आसीत्। स्त्रीणाम् असफलताया कारणं तेषां शिक्षे विद्यते इति विचार्य स 48 ख्रीष्टाब्दे एक विद्यालय अस्य कार्याय देशस्य अयं प्रथमो विद्यालय आसीत्। बालिका शिक्षिकाया स्वल्पता दृष्टा स स्वमेव शिक्षकस्य भूमिकाम् अनिर्वहत्। अनन्तरं स्वभार्यां शिक्षिकारूपेण नियुक्तवान्। उच्चसंवर्गीय जना प्रारम्भकालात् एव तस्य कार्ये बाधां स्थापयितुं कटिबद्धा आसन्, परञ्च अयं स्वकार्ये प्रयत्नमानः अग्रगण्यः अभवत्। तम् अग्रे गतिशीलं दृष्ट्वा ते दुर्जना तस्य पितरं प्रति अशोभनीयं कथनम् अकथयन्। ते दुर्जना एव दम्पती स्वगृहात् बहिः प्रेषितवन्तः। स्वगृहात् बहिः गमने सति तथ्य कार्याम् अवरुद्ध संजातं, परञ्च अतिशीघ्रमेव स बालिका शिक्षायै 3 विद्यालया उद्घाटितवान्। अस्य हृदि सन्त महात्मानं प्रति बहु रुचिरासीत्। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नरनारी सर्वे समानाः सन्ति, तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभनीया विद्यते। दलित जनानाम् असहायतानां च न्यायार्थं महापुरुषो अयं सत्यशोधक समाजं स्थापितवान्। अस्य सामाजिक सेवाकार्यं विलोक्य 88 ख्रीष्टाब्दे मुम्बै नगरस्य एका विशाल सभा महात्मा इत्युपाधिना अलङ्कृतवान्। ज्योतिबा महोदयन् ब्राह्मण पुरोहितेन विना विवाह संस्कारम् अकरात्। अस्य संस्कारस्य मुम्बै न्यायालयात् मान्यता सम्प्राप्ता। स तु बाल विवाहस्य विरोधी एवञ्च विधवा विवाहस्य समर्थक आसीत्। स्वजीवनकाले स तु अनेकानि पुस्तकानि अलिखत्, यथा तृतीयरत्नं, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले इत्याख्यस्य पवाडा ब्राह्मणां चातुर्यं, कृषकस्य कषा, किसानों का कोड़ा, अस्पृश्यानां समाचारम, अछूतों की कैफियत इत्यादय। महात्मा ज्योतिबा एव तस्य संगठनस्य संघर्षः कारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम्। धर्मसमाजस्य परम्पराया सत्यं सर्वेषां सम्मुखम् अनेतु तेन अन्यापि अपराणि पुस्तकानि रचितानि। ज्योतिबा बुद्धिमान महान क्रांतिकारी भारतीय विचारकः, समाजसेवकः, लेखकः, दार्शनिकश्च आसीत्। महाराष्ट्रनगरे धार्मिक संशोधन आंदोलनं प्रचलनम् आसीत्।
जाति प्रथा उन्मूलन एकेश्वरवादम स्वीकृतुं प्रार्थना समाजस्य स्थापना संजाता। अस्य प्रमुख गोविंद रानाडे आरजी भंडारकर च आसीत्। अयं महान् समाजसेवक अस्पृश्यानाम् उद्धाराय सत्यशोधक समाजस्य स्थापना अकरोत्। महात्मा ज्योतिबा फुले महोदयस्य मृत्यु नवंबर मासस्य 28 दिनांके 90-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे अभवत्। आगे देखिए, अस्पृश्यानां दुःखोन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। पुणे नगरे दलितानां गति शोचनीया आसीत्। उच्च जातीनां कूपात् जलं नेतु ते मुक्ता नासन्। ते दलिता सन्ति, अतः तेषां तस्मात् कूपात् जलम् आनेतुं नाधिकार। दलितानाम् एतादृशी दुर्दशा दृष्ट्वा तस्य हृदयं विदीर्णो जाता। तदेव सः स्वमनसि विचार्यमास यत् एषां दुःखं दूरीकरणीयम्। अयं महानुभावः तेषाम् अमानवीय व्यवहारं दृष्ट्वा स स्वगृहस्य जलं सञ्चय कूपम् अस्पृश्यतानां कृते मुक्तं कृतवान्। स नगरपालिका सदस्य आसीत्, अतः तेषां कृते सार्वजनिकस्थाने जलसञ्चयं कूपं स्यात् एतत् प्रबन्धनं कृतम्। कमालाकार समाजस्य महात्मा ज्योतिबा फुले एव एतादृश महामानव आसीत्। यः निम्नजातीनां जनानां कृते समानतया अधिकारस्य आजीवनं कार्यम् अकरोत्। अस्य धर्मचारिणी सावित्रीबाई अस्य कार्येन प्रभाविता आसीत्। अतः सा नारी शिक्षयितुं कटिबद्धा आसीत्। यदा सा नारी पाठयितुं प्रारब्धवती तदेव दलितविरोधिनः उच्चस्वरे विरोधं प्रकटयन् उक्तवन्तः। अतः एका हिन्दूनारी शिक्षिका भूता समाजस्य धर्मस्य च विरोधं कर्तुं शक्नोति। नारी जाते पठनं धर्मविरुद्धं वर्तते। सावित्रीबाई यदा विद्यालयं गच्छति स्म तदा तस्या उपरि मृत्तिका गोमयं प्रस्तरखण्डनं नारी शिक्षा विरोधिनः प्रक्षेपयन्ति स्म, एवञ्च व्यङ्ग्यवाणे अपीडयन्। तथापि सा स्वकर्तव्यात् विमुखा न सञ्जाता। मराठी शिक्षक शिवराम भवालकर अस्याः प्रशिक्षक आसीत्। इयम् उपेक्षितानां दलितनारीणां कृते बहु विद्यालयं सञ्चालितवती। 52-अधिक-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य 7-दिनाङ्के अस्य विद्यालयस्य निरीक्षणं सञ्जातम्। परिणामस्वरूपे अस्य 18 विद्यालयं सञ्चालिता अभवन्। नवंबर मासस्य 16 दिनाङ्के विश्रामबाड़ा इत्यस्मिन् स्थाने सार्वजनिक अभिनन्दन समारोहे अस्याः अभिनन्दनं सम्पन्नम्। अस्माकं देशस्य इतिहासे सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकाया गौरवेण अलंकृता। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर संस्कृत में। अब करेंगे हम इसका हिंदी में अनुवाद छोटे छोटे पैराग्राफ के साथ में। अब करते बच्चों हम यहाँ इसका हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद को छोटे छोटे पैराग्राफ के साथ में करेंगे। देखिए, दीनबंधु ज्योतिबा फुले, और यहाँ लिख लेते हैं हम अनुवाद। ठीक है, अनुवाद कि ज्योतिराव गोविंदराव इत्याख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य 11 दिनांके 27 का मतलब होता है 27-अष्टादश ख्रीष्टाब्दे। ठीक है, 27-अष्टादश, तो अष्टादश कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा ये वाला। और ये 11 दिनांके अप्रैल मासस्य ख्रीष्टाब्दे पुणे नामक स्थाने अभवत्, स्थान पर हुआ था। स्थान यानी कि स्थान पर। ठीक है, अयम यह महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले नाम यानी कि नाम से प्रचलित थे। एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता च आसीत् और थे। ठीक है, इत्थाकस्य इस नाम वाले कि ज्योतिराव गोविंदराव, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ज्योतिराव और गोविंदराव इत्थाकस्य इस नाम वाले जन्म
का जन्म, इत्था कस्य का, अस्य यानी कि का जन्म अप्रैल मासस्य, अप्रैल महीने की एकादश दिनांके 11 तारीख को सप्तविंशति अधिके अष्टादश ख्रीष्टाब्दे 1827 ईस्वी में पुणे में कहाँ हुआ था? पुणे नामक स्थान पर हुआ था। यह महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले नाम से प्रचलित थे, प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध। इनका नाम क्या क्या फेमस है? एक तो महात्मा फूले भी कहते हैं और ज्योतिबा फूले भी कहते हैं। कि महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले के नाम से प्रसिद्ध एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ठीक है, ये इसका अनुवाद है। आगे चलते हैं अब इसके शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ थोड़ा लेट आ गया हमारा। यहाँ देखिए कि इत्थाकस्य इस नाम वाले स्थान पर हुआ, संगठित किया। दलितानांच उत्थानायम अनेकानि, तो यहाँ देखिए दलितानाम अंचो और उत्थान का मतलब उत्थान, अयम यह अनेकानि अनेक, ठीक है, और दलितों के उत्थान के लिए अनेक, सर्वे शिक्षिता स्यु सभी शिक्षित हो, स्यु यानी हो। अब देखिए इसका संदर्भ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर संदर्भ, और ये जो संदर्भ है पूरे चैप्टर का एक ही संदर्भ माना जाएगा। पूरे चैप्टर का आप कोई भी आपका गद्यांश आ जाता है, कोई भी एक गद्यांश आ गया, कहीं से भी उठाकर ले लिया है और संदर्भ पूछा है तो संदर्भ आपका एक ही होगा। और वो क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी, कि जो भी गद्यांश आपका अवतरित किया गया है, उद्धृत किया गया है, संकलित किया गया है, उसके बारे में क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित दीनबंधु ज्योतिबा फुले शीर्षक पाठ से उद्धृत है। शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ये आपको संदर्भ, ऐसा का ऐसा संदर्भ पूरे चैप्टर का आएगा। और अगर गद्य भाग में किसी का भी संदर्भ आता है, किसी का भी संदर्भ आपको लिखना है, कोई भी अनुवाद आ गया है, तो आपको संदर्भ और प्रसंग के साथ में अनुवाद करना है। तो आपको क्या करना है, पूरा ऐसा का ऐसा लिखना है। सिर्फ क्या करना है कि ये जो पाठ का नाम है ये चेंज कर देना है, बाकी देखिए सारी की सारी चीजें आ जाएगी। कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की गद्य खंड के गद्य भारती में संकलित जो भी पाठ था, गुरु नानक था या दीनबंधु ज्योतिबा फुले था या आदि शंकराचार्य था, कोई भी था, आपको उसका पाठ का नाम लिखना है और बस उद्धृत किया गया है या संकलित किया गया है या अवतरित है। ठीक है, ये आपको लिखना है, आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों हम यहाँ पर प्रसंग की तरफ। अब प्रसंग देखिए, कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि प्रसंग नहीं लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब यह है कि अभी जो प्रसंग दिया है इसके बाद वाले अगर पैराग्राफ में प्रसंग नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, यही प्रसंग उसी में आएगा। क्योंकि पूरे पैराग्राफ को लिया गया था और पूरे पैराग्राफ का एक ही प्रसंग होता है, लेकिन पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए उसको टुकड़े कर दिए गए और फिर यहाँ पर लाया गया, इसलिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लेकिन मैं उसमें पूर्ववत लिख लूंगी, इसका मतलब आप समझ जाएंगे। तो प्रसंग क्या है कि इस गद्यांश में ज्योतिबा फुले के जन्म और उनके गुणों के विषय में बताया गया है। अब आता है अनुवाद कि ज्योतिराव गोविंदराव इस नाम वाले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में पुणे नामक स्थान पर हुआ। यह महान फूले और ज्योतिबा या महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले नामों से प्रचलित एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ठीक है, ये आपका हो गया पहले गद्यांश का अनुवाद। अब चलते हैं हमारा नंबर 2 का अनुवाद। इसको हम पहले नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 का, अब ये क्या कह रहा है कि त्रयोधिक सप्तति अष्टादश शततमे क्या होता है 1800। त्रयोधिक सप्तति, त्रयोधिक 3 अधिक है, सप्तति क्या होती है 70 में 3 अधिक कर दो तो कितने हो गए 73। तो ये टोटल कितना हो गया, हमारा जो आंकड़ा निकल कर आया है 1873 ईस्वी में अयम महाराष्ट्र सत्यशोधक समाज नामक संस्था संगठितवान के 1873 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक की संस्था को संगठित किया। नारीणाम दलितानाम च उत्थानाय अनेकानि कार्याणम अकरोत्।
नारी और दलितों के उत्थान के लिए, उत्थानाय का मतलब क्या होता है, के लिए चतुर्थी विभक्ति लग गई है। इन्होंने यह अनेक कार्यों को यहाँ पर आएगा, इन्होंने अनेक कार्यों को किया, अनेक कार्य किए। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय मानव और सर्वे शिक्षिता, सभी, सर्वे का मतलब होता है सभी, शिक्षित हो, कि भारत के जितने भी मानव है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शिक्षित हो, स्यु यानी कि हो, कि भारतीय मानव सर्वे शिक्षिता स्यु, कि भारत के सभी मानव शिक्षित हो। अस्य एतत् चिंतनम आसीत्, यही उनका चिंतन था। क्या था उनका चिंतन था? किनका? ज्योतिबा फुले का क्या चिंतन था? कि भारत के सभी मानव शिक्षित हो, ये उनका चिंतन था। अब करते बच्चों हम इसका यहाँ पर अनुवाद के पहले मैंने आपको बताया है कि आपका जो प्रसंग होगा वो क्या होगा, पूर्ववत, और संदर्भ भी होगा। अगर आप संदर्भ लिखना चाहते हो तो संदर्भ आपका एक ही होगा, वो संदर्भ भी आपका पहले जैसा ही होगा, जो सेम संदर्भ है वही सारा संदर्भ चलेगा। और इसका जो प्रसंग है इसके पहले वाले का है कि सन 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था को संगठित किया। नारियों और दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए, सभी भारतीय मानव शिक्षित हो, यह इनका चिंतन था। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ करते हैं हम शब्दार्थ करते हैं। तो हमारा दूसरा जो पैराग्राफ है उसके शब्दार्थ ऐसे है कि सतारातः आगत्य, सतारा से आकर, सतारा क्या है? एक जगह का स्थान है, स्थान का नाम। सतारा क्या है? स्थान का नाम, और ये कहाँ है? मुंबई में है, यानी कि पुणे में है। ठीक है, मुंबई में है। सतारा से आकर पुष्पमाला गुम्फयना, ठीक है, यानी कि फूल माला बनाते हुए। माला का रस से कार्य संलग्ना, माली के कार्य में संलग्न होने से। देववशात भाग्यवश होकर, मनसी विचार्य मन से सोचकर। भार्यापि पत्नी भी, स्त्री शिक्षाएं स्त्री शिक्षा के लिए। आगे देखिए कि तस्य, यहाँ पर आता है हमारा तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, कि तस्य पूर्वजा पूर्वम सतारात आगत्य, कि उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज पूर्व में बहुत पहले सतारा से, सतारात का मतलब होता है सतारा एक स्थान का नाम है, सतारा से आगत्य आकर। और आगत्य में देखिए कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर लप प्रत्यय है, और लप प्रत्यय में आ उपसर्ग लगता है। लप प्रत्यय जब भी आता है तो प्रत्यय के पहले धातु के पहले उपसर्ग लगता है। तो आ हमारा उपसर्ग है, गम हमारी धातु है, और य लग के लप हमारा प्रत्यय है। आगत्य आकर पुणे नगरम, पुणे नगर में प्रत्यागत बस गए, पुणे नगर में बस गए। पुष्पमालाम आकर, वहां पर आकर पुष्पमालाम, पुष्पमाला को गूंथा, यानी कि फूलों की माला बनाते थे। क्या बनाते थे? फूलों की माला का, फूल माला, क्या लिखेंगे? फूल माला। गूंथ कर अपने जीवन का निर्वाह किया। किन्होंने? इनके पूर्वजों ने क्या किया कि सतारा से, पूर्व में सतारा से आकर और पुणे नगर में बस गए, और वहां आकर उन्होंने फूल माला गूंथ कर अपने जीवन का निर्वाह किया, अपनी आजीविका कमाई। परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, यानी कि इसके साथ ही परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मालाकार से कार्य, यानी कि मालाकार का कार्य, माली का कार्य करते हुए, माली का कार्य करते हुए इमे ये फूले नाम से विख्यात अभवन हो गए थे। कौन? ये जो ज्योतिबा फुले हैं, इनके पूर्वज जब सतारा से पुणे में आए और पुणे में आकर उन्होंने फूल गूंथने का कार्य किया, मालाएं बनाने का कार्य किया, तो और ये काम में लगे रहे, और इनका इस कार्य से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस कार्य में लगे रहते इनको फूले नाम मिल गया, और फूले नाम से, कि ये फूले है, फूले नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। महानुभाव अयम, महात्मा, महानुभाव यह महानुभाव प्रारंभिक काले, प्रारंभिक यानी कि पहले कि प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक समय में
प्रारंभिक समय में मराठी भाषायाम अपठत, मराठी भाषा को पढ़ा। इन्होंने क्या करा, मराठी भाषा को, कौन सी भाषा को पढ़ा, मराठी भाषा को। क्योंकि देखिए जो महाराष्ट्र में रहते थे, पढ़ा महाराष्ट्र में रहते थे, तो महाराष्ट्र में रहते हुए महाराष्ट्र की जो लोक भाषा है यानी कि वहाँ की जो राज्य भाषा वो कौन सी, मराठी है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या करा, मराठी भाषा को ही पढ़ा। किंतु देववशात, लेकिन भाग्यवश, क्या, भाग्यवश, अस्य, इनकी शिक्षा मध्य अवरुद्धा, बीच में ही रुक गई थी, संजाता गई थी। ठीक है, क्या हुआ देखिए कि पूर्व में इनके जो पूर्वज थे, प्राथमिक समय में पूर्वज थे, वो सतारा से आकर पूना में बसे और वहां रहकर उन्होंने फूल गूंथ कर अपने जीवन का निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप इस माला के कार्य को, माले के कार्य में लगे हुए इनको फूले नाम से ये विख्यात हो गए। ये जो महानुभाव है, प्रारंभिक समय में उन्होंने मराठी पढ़ी, मतलब मराठी भाषा में इन्होंने पढ़ाई करी, मराठी भाषा पढ़ी, लेकिन भाग्य की गति के कारण, भाग्यवश इनकी शिक्षा जो है वो बीच में ही रुक गई। अब चलते हैं इसके अनुवाद की तरफ। अनुवाद से पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रसंग, और प्रसंग भी हमारा ये भी पूर्ववत रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा था, उसके 2, 3, कभी कभी 4 भी टुकड़े होते हैं। तो चारों पैराग्राफ का एक ही प्रसंग हो सकता है, या तीनों पैराग्राफ का एक ही प्रसंग हो सकता है, या फिर 2 पैराग्राफ का एक प्रसंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनके पूर्वज पहले सतारा से आकर पुणे नगर में पुनः लौटकर फूल माला बनाते हुए अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप माली के कार्य में संलग्न होने के कारण ये फूले नाम से विख्यात हो गए। इस महोदय ने प्रारंभिक काल में मराठी को पढ़ा, किंतु भाग्यवश इनकी शिक्षा बीच में ही रुक गई। आगे देखिए हमारा चौथा नंबर का पैराग्राफ। चौथे नंबर का पैराग्राफ ऐसे है कि स पुनः पठितुम मनसि विचार्य एकविंशति वर्षस्य अवस्था, 21 वर्ष की अवस्था, वर्ष की आयु, अवस्था का मतलब क्या होता है, आयु, कि वह पुनः पढ़ने का विचार मन में लाते हैं। मन में विचार करते हैं। क्या करते हैं, मन में विचार करते हैं कि मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष की अवस्था में आंग्ल भाषाया सप्तमया कक्षाया, आंग्ल यानी कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में 7वीं कक्षा में शिक्षा पूरितवान, मतलब शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। चत्वारिंशत क्या होता है, चत्वारिंशत होता है 40, अधिक अष्टादशतमे यानी कि ये हो गया अष्टादश, ये हो गया अष्टादश, अधिक शततमे 1840, तो ये क्या हो जाएगा 1840 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में अस्य इनका विवाह सावित्री नाम की कन्या के साथ में, साकम का मतलब क्या होता है, साथ में अभवत हुआ। देखिए क्या कह रहे हैं ये कि 1840 ईस्वी में इनका विवाह सावित्री नाम की कन्या के साथ हुआ। अस्य इनकी भार्या अपि, पत्नी भी, इनकी पत्नी भी, भार्या का मतलब क्या होता है, पत्नी होता है, कि इनकी पत्नी भी स्वयं अपि एका प्रसिद्ध, स्वयं भी एक प्रसिद्ध समाज सेविका संजाता थी। ठीक है, वह एक प्रसिद्ध समाज सेविका थी। समाजस्य उन्नते, समाज की उन्नति स्वभार्याया सह, अपनी स्व यानी अपनी पत्नी के साथ, मिलित्वा अयम मिलकर, अपनी पत्नी के साथ मिलकर। ठीक है, क्या लिखा है, मिलकर, मिलित्वा का मतलब क्या होता है, मिलकर, और अयम यह दलितों उत्थानाय, दलितों के उत्थान के लिए, दलित
उत्थान, उत्थान का मतलब क्या होता है? विकास करने के लिए। या जो दलित पूरी तरह से नीचे गिरे हुए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, उनका शोषण हो रहा है, तो उनका उत्थान करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको अधिकार प्रदान करने के लिए, उनको आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए, उत्थान के लिए जब आय आता है, मैंने आपको बताया चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। स्त्री शिक्षाए च कार्यम अकरोत्, और च यानी और क्या क्या कार्य किया? उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दलितों के उत्थान के लिए, मतलब मिलकर दलितों के उत्थान के लिए और स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, ठीक है, कार्यम अकरोत्, कार्य किया। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, बड़ा चैप्टर है पता है, लेकिन है ना भाषा जो है बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कि सब पुनः पठितुम मनसि विचार्य, उन्होंने फिर से अपने मन के अंदर पढ़ने का विचार किया। 21 वर्ष अवस्था, 21 वर्ष की आयु में आंग्ल भाषाया सप्तमया कक्षाया, अंग्रेजी भाषा की 7वीं कक्षा में शिक्षा पूरितवान, शिक्षा लेना प्रारंभ किया, पूरी की। 40 अधिक अष्टादशशततमे 1840 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में अस्य विवाह, इनका विवाह सावित्री नामना कन्या, सावित्री नाम की कन्या साकम अवदत्, साथ में हुआ, सावित्री नाम की कन्या के साथ में हुआ। अस्य भार्या अपि, इनकी पत्नी भी, स्वयं भी एक प्रसिद्ध समाज सेविका संजाता, समाज सेविका थी। इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थी वो भी क्या थी? एक समाज सेविका थी। समाजस्य उन्नतय स्वभार्याया सह मिलित्वा, समाज की उन्नति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दलितों उत्थानाय, दलितों के उद्धार के लिए और स्त्री की शिक्षा के लिए कार्य किया। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब करते हैं हम यहाँ अनुवाद। तो अनुवाद से पहले क्या आएगा? हमारा प्रसंग, और प्रसंग हमारा क्या होगा? पूर्ववत। ठीक है, कि उन्होंने पुनः पढ़ने का विचार किया। पुनः पढ़ने का विचार करके 21 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी भाषा से 7वीं कक्षा की शिक्षा पूरी की। सन 1840 ईस्वी में इनका विवाह सावित्री नाम की कन्या के साथ में हुआ। इनकी पत्नी भी स्वयं भी एक प्रसिद्ध समाज सेविका हुई। समाज की उन्नति के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने दलितों के उत्थान और स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किए। हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं हमारा अगला पैराग्राफ। तो अगले पैराग्राफ हमारा 5वां पैराग्राफ है। उससे पहले यहाँ पर 5वें पैराग्राफ के शब्दार्थ है, इसमें भी 5वां लिख देते हैं। तो ये है हमारे शब्दार्थ कि प्रचलित जात्याधि आधारित विभाजनस्य, प्रचलित जाति आधारित विभाजनस्य, प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन के, वैधव्य युक्तानाम नारीणाम, विधवा स्त्रियों के, अपराणाम नारीणाम, अन्य स्त्रियों के, वीक्ष देखकर, जानकर, समझ कर, त्रिनाम सफलताया कारणम, स्त्रियों की सफलता का कारण, स्वल्पता दृष्ट्वा, अपनी कमी को जानकर, कार्य बाधाम स्थापयितुम, कार्य में अड़चन या बाधा डालने के लिए, प्रयतमानः, प्रयास में लगे रहने वाले। अब करते हैं यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 5। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ज्योतिबा फुले भारतीय समाजे प्रचलिता जात्या आधारित विभाजनस्य पक्षो न आसीत्, नहीं थे पक्ष में। ठीक है, कि ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि समाज पूरा लिखा हुआ है। एक ही मात्रा का मतलब है मैं, और ये क्या? अधिकरण, यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। भारतीय समाज में प्रचलित जात्या का मतलब क्या होता है? जाति पर आधारित जो विभाजनस्य, जाति पर आधारित जो भेदभाव था, विभाजन जो बंटवारा था, विभाजन के पक्षों यानी कि पक्ष में नहीं थे। साफ लिखा हुआ है कि ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन के पक्ष में नहीं थे। वैधव्य युक्ता नाम, विधवा नारियों के एवं और अपराणम, अन्य नारियों के कृते के लिए,
महत्वपूर्ण कार्य कृतवान, उनकी कृति के लिए महत्वपूर्ण कार्य को किया। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने क्या किया कि सबसे पहले तो वे भारतीय समाज में जो जाति आधारित भेदभाव था, जो जाति आधारित विभाजन था, उस विभाजन के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे। फिर उन्होंने क्या करा कि जो विधवा नारियां थी और जो अन्य नारियां थी उनके लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषकाणाम, किसानों की दशा, कृषकाणाम का मतलब होता है किसानों की दशाम, दशा को, किसानों की दशा को दशाम वीक्ष्य का मतलब होता है देखकर, वीक्ष्य का मतलब क्या होता है देखकर, दुखी तो अयम, दुखी यह, कौन यह, ज्योतिबा फुले, तेषाम, उनका, तेषाम यानी कि उनका उद्धाराय, उद्धार करने के लिए, चतुर्थी एक वचन आ गया है, सततम, लगातार प्रयत्नशील थे। ठीक है, कौन, ज्योतिबा फुले कृषकों की दशा को देखकर दुखी हो गए और उनका उद्धार करने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे कि कृषकों की कैसे भी, किसानों की जो दशा है वो कैसे भी सुधर जाए। स्त्रीणाम असफलताया, स्त्री, नारी की असफलता, नारियों की असफलता का असफलता का कारण उन्होंने किसको माना, कारण उन्होंने शिक्षा को ही विद्यते माना। किन्होंने, ज्योतिबा फुले ने जो नारियों की असफलता थी कि नारी आज घर में बंद होकर रह गई थी, एक तरह से दूसरों के ऊपर आश्रित थी, तो उसका एकमात्र कारण क्या था, अशिक्षा, कि अशिक्षा ही नारी को, अशिक्षा ही, तेषाम अशिक्षा लिखा हुआ, अशिक्षा, उनकी अशिक्षा को ही माना। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके, सह, वह, कौन, ज्योतिबा फुले, अष्टचत्वारिंशत् क्या होता है, 48, अधिक का अष्टादश ख्रीष्टाब्दे, ये कितना हो गया, 1848, अष्टचत्वारिंशत् तो हो गया है 48 और ये 1800, तो टोटल कितना हो गया, 1848 ईस्वी में एक विद्यालय संचालित किया। किन्होंने किया, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, कब, 1848 ईस्वी में एक विद्यालय संचालित किया। अस्य कार्याय, इसके कार्य देशस्याम प्रथमो विद्यालय आसीत्, इसके कार्य में, मतलब इसके कार्य के लिए देश का प्रथम विद्यालय था। ठीक है, कौन सा, जो उन्होंने 1848 ईस्वी में एक विद्यालय की स्थापना की, संचालित किया, यह देश का पहला विद्यालय था। आप देख लीजिए कि देश का भारतीयों की तरफ से जो विद्यालय था, अंग्रेजी विद्यालय तो बहुत सारे खुल गए थे, ठीक है, जो भारतीयों की तरफ से जो विद्यालय था सबसे पहला समाज सुधारकों की तरफ से, वो था ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित प्रथम विद्यालय 1848 ईस्वी में स्थापित किया गया था और उसको चलाया गया था। आगे देखिए बच्चों, अब करते हैं इसका प्रसंग कि इस गद्यांश में ये प्रसंग, क्योंकि ये नया पैराग्राफ है, ये पूरा नया पैराग्राफ है, इसलिए इसका प्रसंग दिया गया है। अगर इस पैराग्राफ के बाद में और भी हम गद्यांश पढ़ते हैं, इसके अलावा अगर वो बड़े हैं तो हमारा जो प्रसंग है वो यही आएगा। ठीक है, कि इस गद्यांश में समाज सेवी ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुवाद देखिए कि ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जातिगत विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने विधवा स्त्रियों और दूसरी नारियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। किसानों की दशा को देखकर दुखी होकर ये उनके उद्धार के लिए सतत प्रयत्नशील हो गए। सतत का मतलब लगातार। स्त्रियों की असफलता कारण उनकी अशिक्षा को ही माना। ऐसा विचार करके उन्होंने 1848 ईस्वी में एक विद्यालय चलाया और इस कार्य के लिए ये देश का प्रथम विद्यालय था। क्या था? प्रथम विद्यालय। यहाँ लिखेंगे प्रथम विद्यालय था। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 पैराग्राफ। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारे छठे पैराग्राफ की तरफ। ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर,
लेकिन फिर भी हम पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता उतना करते हैं। कि बालिका शिक्षाएं शिक्षिकाया स्वल्पता दृष्ट्वा, कि बालिका शिक्षाएं, शिक्षाएं का मतलब होता है शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षिकाया, शिक्षिका या टीचर्स बोल सकते हैं, लेडी टीचर, शिक्षिकाओं की स्वल्पता कमी को दृष्ट्वा देखकर सह वह स्वयं ही शिक्षकस्य शिक्षक का की भूमिका निर्वहन कार्य किया, या शिक्षक की भूमिका निर्वाहन की कार्य किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अनंतरम आगे स्वभार्या अपनी पत्नी कौन थी उनकी पत्नी? सावित्रीबाई फुले, शिक्षिका रूपेण एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया, उनको एक टीचर बना दिया। उच्च संवर्गीय जनाः प्रारंभ कालादेव, मतलब उच्च संवर्गीय, उच्च जाति के लोग या उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, उच्च वर्ग के या जाति के लोगों ने कालादेव उसी समय ही तस्य उनके कार्य यानी कि कार्य में बाधा स्थापयितुम, यानी कि बाधा डाली। कटिबद्ध आसन, यानी कि जो कटिबद्ध थे, ठीक है, स्थापयितुम कटिबद्ध आसन। परंतु अयम यह स्वकार्य अपने कार्य में प्रयत्मान लगे रहे। अग्रगण्य अभवत, सबसे आगे, अग्रगण्य का मतलब क्या होता है? सबसे आगे थे। तम अग्रे गतिशीलम, तम उसे आगे गतिशील, दृष्टवा आगे देखकर, गतिशील देखकर, ते दुर्जना जो बुरे लोग, तस्य उनका, पितरम प्रति अशोभनीय कथनम उक्ता, उनके पिता के लिए अशोभनीय मतलब कि गलत कथन शब्द कहे। देखिए क्या हुआ था, हम स्टार्टिंग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पहले देख लेते। दंपत्ति कौन है? दोनों दंपत्ति किसे बोलते हैं? कपल को बोलते हैं, जो जोड़ा होता है, वैवाहिक जोड़ा जिसे बोलते हैं, पति पत्नी। दंपत्ति किसे बोलेंगे? पति और पत्नी। स्वगृहात् अपने घर से पंचमी एक वचन आ गया है, ये अपने घर से बाहर प्रेषितवान यानी कि भेज दिए गए, प्रेषितवान यानी कि भेज दिए गए। स्वगृहात् अपने घर से बहिर्गमने सति तस्य कार्य अवरुद्ध संजातम, परंच शीघ्रमेव स बालिका शिक्षाय त्रयो विद्यालय उद्घाटितवान्। स्वगृहात् अपने घर से बहिर्गमने बाहर भेज दिया, सती तस्य कार्य अवरुद्ध कार्य को रोका, संजाता, परंतु शीघ्र ही मतलब जल्दी ही उन्होंने बालिका शिक्षाएं लड़कियों की शिक्षा के लिए त्रयो 3 विद्यालय उद्घाटित कर दिए।
ठीक है, देखिए अब पूरा अच्छे से कर लेते हैं कि बालिका शिक्षाय शिक्षकाया स्वल्पताम दृष्ट्वा सह स्वमेव शिक्षकस्य भूमिका निर्वहन, कि बालिका शिक्षा के लिए शिक्षिकाओं की कमी को देखकर, शिक्षिकाएं कौन, जो फीमेल टीचर्स थी उनकी कमी को देखकर, क्योंकि उस समय ऐसा था कि सबसे पहले तो लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, और पढ़ने नहीं, अगर ज्योतिबा फुले ने कोई स्कूल खोल भी लिया है और उसमें लड़कियां पढ़ने आ रही है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था कि लड़कियों को कोई मेल टीचर पढ़ाए, यानी कि कोई शिक्षक पढ़ाए, कोई पुरुष पढ़ाए, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने लेडी टीचर रखना ज़्यादा सही समझा। लेकिन लेडी टीचर कम थी, क्यों थी? क्योंकि शिक्षा तो थी ही नहीं महिलाओं में। जब महिलाओं में शिक्षा नहीं थी, वे शिक्षित नहीं थी, तो लेडी टीचर आएगी कहाँ से? एक स्त्री शिक्षिका जो है वो आएगी कहाँ से? इसलिए स्त्रियों की जो शिक्षिका थी वो एक शिक्षिकाओं की कमी, यानी कि उन टीचर्स की कमी को देखकर उन्होंने स्वयं ही शिक्षक की भूमिका का निर्वाह किया। आगे अपनी पत्नी यानी कि स्वभार्या अपनी पत्नी शिक्षिका रूपे नियुक्तवान, आगे अपनी पत्नी को शिक्षिका के रूप में उन्होंने नियुक्त किया। उच्च संवर्गीय जना प्रारंभ में जो वर्ग उच्च जाति के लोग थे उन लोगों ने कालादेव तस्य कार्य बाधाम स्थापयितुम कटिबद्धा आसन, मतलब कि उन्होंने उसी समय उनके कार्य में बाधा डालनी चाहिए, और इस बाधा डालने के लिए वे कटिबद्ध रहे। कटिबद्ध का मतलब है ये बिल्कुल पक्के थे ये, एक तरह से कटिबद्ध का मतलब होता है उन्होंने पक्का इरादा बना लिया था कि वे इस कार्य को रोकेंगे और उनमें बाधा डालेंगे। परंच लेकिन अयम स्वकार्य प्रयत्मान अग्रगण्य अभवत, लेकिन वे अपने कार्य में आगे लगे रहे और आगे चलते रहे। तम अग्रे गतिशीलम, उनको आगे बढ़ते हुए देख कर ते दुर्जना, वे सभी लोग जो दुर्जन लोग थे, जो बुरे लोग थे, तस्य पितरम प्रति अशोभनीयम कथन मुक्ता, उनके पिता के प्रति अशोभनीय यानी कि गलत शब्द कहने लग गए। दंपति स्वग्रहात, पति पत्नी को अपने घर से बहिर्प्रेषितवान, बाहर भेज दिया। स्वग्रहात यानी कि बाहर निकाल लिया अपने घर से बहिर्गमने, अपने घर से बाहर निकलकर, सती तस्य कार्यावरुद्धम, और अपने घर से बाहर निकलने में भी उनके कार्य में बाधा डालने लग गए, संजातम डालने लग गए। परंच लेकिन शीघ्रता अतिशीघ्रमेव, जल्दी ही सह बालिका शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए तीन विद्यालय उद्घाटित कर दिए। ठीक है, अब करते हैं हम यहाँ इसका अनुवाद, और अनुवाद से करते पहले हम क्या करते हैं प्रसंग, और प्रसंग हमारा पहले वाला रहेगा। ठीक है, पूर्ववत, और ये है हमारा अनुवाद कि लड़कियों की शिक्षा के लिए अध्यापिकाओं की कमी जानकर या देखकर उन्होंने स्वयं ही शिक्षक की भूमिका का निर्वहन किया। बाद में अपनी पत्नी को शिक्षिका के रूप में नियुक्त कर दिया। उच्च वर्गीय लोग प्रारंभिक काल से ही उनके कार्य में बाधा डालने के लिए कटिबद्ध थे, परंतु ये अपने कार्य में निरंतर अग्रगण्य रहे। अग्रगण्य का मतलब सबसे आगे रहे, फिर भी रुके नहीं। उनकी आगे बढ़ने की गतिशीलता को देखकर उन दुर्जनों ने उनके पिता के प्रति अशोभनीय बातें भी कहनी शुरू कर दी। आगे देखिए कि पति पत्नी को अपने घर से बाहर भेज दिया, यानी कि घर से बाहर निकाल दिया, और अपने घर से फिर जिस घर में वे रहने लगे थे उस घर से बाहर निकलने में भी रोक लगा दी। उनका कार्य रुक गया, परंतु अतिशीघ्र ही उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए 3 विद्यालय खोल दिए। तो यहाँ तक हमारे 6 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब चलते बच्चों हमारा 7वां पैराग्राफ। 7वां पैराग्राफ क्या है हमारा कि अस्य हृदय संत महात्मनम प्रति बहुरुचित आसीत। सबसे पहले देखिए इसका हम क्या करते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। हृदय क्या मतलब होता है, हृदय में, विचारेशु विचारों में, दलित जनानाम सहायतानांच, दलितों और असहाय जनों की सहायता, विलोक्य यानी कि देखकर। अस्य हृदय, अस्य यानी कि इनके, अस्य का मतलब इनके, किनके, ज्योतिबा फुले के। हृदय का मतलब होता है हृदय में, मन में, दिल में। संत महात्माओं के प्रति के लिए बहु रुचि आसीत, बहुत रुचि थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको रुचि थी। संत महात्माओं के साथ में बैठना, उनके साथ सत्संग करना, उनके विचारों से आदान प्रदान करना, उनके विचारों को सुनना और अपने जीवन में ग्रहण करना, ये ज्योतिबा फुले को बहुत अच्छा लगता था। तो संत महात्माओं के प्रति उनके हृदय में बहुत ज़्यादा रुचि थी और सम्मान था। तस्य विचारों से, तस्य उनके विचारों में, उनके जो किनके विचारों में,
महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों में। उनको भी देखिए महात्मा कहने लग गए थे, क्योंकि संत महात्माओं के साथ बैठते थे और उनके विचार भी ऐसे संत महात्मा जैसे ही थे, इसलिए उनको भी महात्मा जो उपाधि दी गई थी। ठीक है, उनके विचारों में ईश्वर के या भगवान के, ईश्वर के सम्मुख, उन्होंने कहा कि ईश्वर के सामने, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने, नर और नारी सर्वे समाना संति, कि नर और नारी सभी, कि स्त्री और पुरुष सभी समान है, कि सभी समान है, ना तो स्त्री बड़ी है ना पुरुष बड़ा है, सभी को समान अधिकार देना चाहिए। देखिए उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब ऐसी गुलामी की जंजीरों में पड़ा हुआ था, तब भी ऐसे समाज सुधारकों ने जन्म लिया था जिनके विचारों से आज की जो जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, आज के विचार उस समय के विचार हो गए थे। तो विचार तो थे, लेकिन क्या है कि उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, क्योंकि संपर्क नहीं था। आज जो सोशल मीडिया के सामने इतना संपर्क हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इतना जो फैला रहे हैं कि हाँ लड़कियां सब बराबर होती है, ये है वो है, पहले नहीं था, इतना संपर्क बहुत कम था। स्त्रियों की शिक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि उनको कितनी कठिनाई होती थी। आज क्या होती है कि आज विदेश में भी पढ़ने जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, देश में भी हर एक अपने घर से, मोस्टली जो लड़कियां लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट है, वो सारे घर के बाहर ही पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि घर में पढ़ाई नहीं होती है, बाहर पढ़ाई होती है, इतनी फ्रीडम हो रखी है, फिर वे कहते हैं कि हमें क्या मिला है। तो भाई आपने क्या दिया है इस समाज को, इस संसार को, अपने परिवार को, आपका भी तो कोई रोल होता है, आपकी भी तो कोई लायबिलिटी बनती है। तो हमें पहले हमारी लायबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि हम जब पुरातन समय की बात करते हैं, उस समय की अगर आप सोचें ना, तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। और ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, जिसको हमें हमेशा नेग्लेक्ट करना चाहिए, दिमाग में नहीं लेना चाहिए। आगे चलते देखते क्या क्या कठिनाइयां उन्होंने सहन करी है, कि उनके विचारों में ईश्वर के सामने सभी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी समान है। उनमें श्रेष्ठता और लघुता, यानी कि ना तो उनमें, तेषु का मतलब क्या होता है, उनमें श्रेष्ठता और लघुता अशोभनीय विद्यते, श्रेष्ठता और लघुता कुछ नहीं है। या वो कह रहे हैं कि पुरुष श्रेष्ठ होते हैं और स्त्री लघु होती है, तो ऐसा कोई विचार उनके जीवन में नहीं है। वे नहीं मानते हैं कि कौन श्रेष्ठ है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कोई ऊंचा है कौन नीचे है, ऐसा उनके मन में विचार नहीं था। दलित जनानाम सहायानंच, और दलित लोगों की सहायता, दलित लोग कौन थे, जिनको अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था। ठीक है, जनानाम लोगों की, क्योंकि उस समय, आज तो नहीं है ये सारा चीज, ये सारी जो भेदभाव की भावना है आज के ज़माने में नहीं है, लेकिन उस समय सारा जो कह सकते हैं कि असमानता का या फिर शोषण का जो कार्य किया जाता था, वो दलितों के ऊपर से ही किया जाता था। जो शूद्र जो जाति थी, उसी शूद्र जाति को दलित कहते हैं, और वही दलित ये सारा का सारा संघर्ष करती थी, पूरे शोषण के अधिकार में थी। कि उनकी सहायता के लिए, यानी कि और लोगों की सहायता और न्याय के लिए महापुरुषोयम, इस महापुरुष ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है, और वो क्यों करी है कि दलित लोगों की सहायता के लिए और उनको न्याय प्रदान करने के लिए। क्या था, देखिए कि इनके हृदय में संत महात्माओं के लिए रुचि थी, और उनके विचारों में ईश्वर के सामने स्त्री और पुरुष सभी समान है। उनमें किसी प्रकार की कोई न तो लघुता है और न श्रेष्ठता है, वो उनको अच्छी नहीं लगती थी। दलित समाज के लोगों की सहायता के लिए और उनके न्याय के लिए इस महापुरुष ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब चलते बच्चों हम इसके प्रसंग की तरफ, कि इस गद्यांश में लेखक ज्योतिबा फुले की रुचियों का ज्ञान तथा उनको मिली उपाधि आदि के विषय में चर्चा करता हुआ कहता है, क्या कह रहे हैं कि इनके ज्योतिबा फुले के हृदय में संत महात्माओं के प्रति अत्यधिक रुचि थी। उनके विचारों में भगवान के सामने स्त्री पुरुष सभी समान हैं, और उनके बीच लघुता का मतलब होता है छोटा, श्रेष्ठता का मतलब क्या होता है, बड़ा, प्रकट करना अशोभनीय है। दलितों और असहाय जनों के न्याय के लिए इस महापुरुष ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, सत्यशोधक समाज को स्थापित किया। अब चलते बच्चों, हमारा यहाँ पर 8वां पैराग्राफ कौन सा है, 8वां पैराग्राफ क्या कह रहा है देख लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं छोटा, कि अस्य का मतलब होता है इनका या इनके, जो भी आता है, सामाजिक सेवार्थम, सेवा
को, ठीक है, सामाजिक सेवा को विलोक्य, देखकर, विलोक्य का मतलब क्या होता है, देखकर, वीक्ष्य यानी भी देखकर। अष्टाशीति, अष्टादश, अष्टाशीति का मतलब होता है, अष्टाशीति भी बोल सकते हैं और अशीति भी बोल सकते हैं। अष्टाशीति, अशीति क्या हो गया है 80 और अष्ट क्या हो गया है ये 8, तो टोटल कितना हो गया है 88। अष्टादश, अष्टादश ही हो गया, शततमे, अष्टादश शततमे 1800, तो टोटल कितना हो गया 1888 ईस्वी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अष्ट अशीति 88 और अष्टादश शततमे, शततमे यानी कि 100 और अष्टादश 1800 ख्रीष्टाब्द ईस्वी। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के एका एक विशाल सभा तम महात्मा, उन्हें, तम का मतलब उन्हें, महात्मा इत्युपाधिना अलंकृतवान, सुशोभित किया, सुशोभित किया, इस उपाधि से, ठीक है। क्या है देखिए कि अस्य सामाजिक सेवार्थम विलोक्य, इनकी सामाजिक सेवा को देखकर अष्टाशीति, अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्द 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में मुंबई नगर के एक विशाल सभा में, एक बहुत बड़ी विशाल सभा में, मुंबई नगर की बहुत बड़ी विशाल सभा में उन्हें महात्मा इस उपाधि से अलंकृत किया, सुशोभित किया। ज्योतिबा महोदय, ज्योतिबा महोदय ब्राह्मणेन पुरोहितेन विनेव विवाह संस्कारम अकारयत, जो ज्योतिबा महोदय है, ज्योतिबा फुले थे, वो ब्राह्मणों के पुरोहितों के बिना ही ऐसे कहते हैं कि शादी के लिए किसी पंडित की, पुरोहित की, ब्राह्मण की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ तो देखिए उस समय भी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में ही उन्होंने किसी ब्राह्मण और किसी पुरोहित के बिना ही विवाह करवा दिए थे, ठीक है। विवाह संस्कारम अकारयत, विवाह संस्कार कराया। अस्य, इनका, इस संस्कारस्य, इनके इस संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात मान्यता संप्राप्ता, कि इस संस्कार की, इस ये जो संस्कार था इनका यह जो संस्कार है, इस संस्कार को मुंबई न्यायालय से मान्यता, मंजूरी संप्राप्ता मिल गई, ठीक है। ये जो विवाह संस्कार था कि किसी विवाह में क्या किसी पंडित और पुरोहित का होना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं, न्यायालय ने उसे कह दिया है कि कोई आवश्यक नहीं है, आप बिना पंडित और बिना पुरोहित के भी आप विवाह को संपादित कर सकते हैं। सह तो वे तो बाल विवाहस्य, और वे बाल विवाह से विरोध, बाल विवाह के विरोध में, कि विरोध एवं और विरोध में ही, और विधवा विवाहस्य, और साथ ही विधवा विवाह का समर्थन, विधवा विवाह के समर्थक आसित, समर्थक थे या पक्षधर थे, पक्षधर बोल सकते हम, पक्षधर थे। कौन? ज्योतिबा फुले। अब देखिए कि अस्य सामाजिक सेवार्थम विलोक्य, सेवा कार्यम विलोक्य अष्टाशीति अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे, ये इनके सामाजिक सेवा के कार्य को देखकर 1828 ईस्वी में मुंबई नगर के एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा इस उपाधि से सुशोभित किया। ज्योतिबा महोदय ने ब्राह्मण और पुरोहित के बिना ही विवाह कार्य संपादित करवा लिया, संस्कार करवा लिया, और इनका ये जो संस्कार है मुंबई न्यायालय ने इस संस्कार को मंजूरी दे दी। तसतु वे तो बाल विवाह के विरोध में थे और साथ ही विधवा विवाह के पक्षधर थे। आगे चलते बच्चों, अब करते इसका प्रसंग और अनुवाद। प्रसंग क्या रहेगा हमारा? पूर्ववत रहेगा, ठीक है। कि इनके सामाजिक सेवा कार्य को देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई नगर की एक विशाल सभा में इन्हें महात्मा इस उपाधि से अलंकृत किया गया। ज्योतिबा महोदय के द्वारा ब्राह्मण और पुरोहित के बिना विवाह संस्कार कराया गया और इस संस्कार की मुंबई न्यायालय से मान्यता मिली। वे बाल विवाह के विरोधक और विधवा विवाह के समर्थक थे, ठीक है। अब चलते यहाँ हमारा 90वां पैराग्राफ और 90वें पैराग्राफ का के शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले
कि स्वजीवन काले, अपने जीवन काल में या अपने जीवन के समय में, कृषकस्य, किसान के, कशा का मतलब कोड़ा, किसानों का कोड़ा, अस्पृश्यानाम समाचारम, अछूतों की कैफियत, सर्वेशाम सम्मुखो अनेतु, सभी के सामने लाने के लिए, अनेतुम यानी कि लाने के लिए, जाति प्रथा उन्मूलनार्थम, जाति प्रथा को जड़ से मिटाने के लिए। देखते हैं इसका 9th हमारा पैराग्राफ कि स्वजीवन काले, अपने जीवन समय में, अपने जीवन के समय में, सतु वे तो, अनेकानि पुस्तकानि, अनेक पुस्तकों को, अलिखत लिखा, यथा जैसे, तृतीय रत्न, तीसरा रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले इत्याकस्य, इस प्रकार पवाड़ा, क्या पवाड़ा, ब्राह्मणाम चातुर्यम, कृषकस्य कषा, अस्पृश्यानाम समाचारम इत्यादि, महात्मा ज्योतिबा, चातुर्य, ब्राह्मणाम चातुर्यम, ब्राह्मणों की चतुरता होगी ये चतुरता, ठीक है। कृषक, किसानों का कोड़ा, किसानों का कोड़ा, अछूतों का समाचार इत्यादि। महात्मा ज्योतिबा एवं तस्य संगठनस्य, और उनके संगठन के संघर्ष के कारण से, सर्व कारण, सभी कारणों से, एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम, एग्रीकल्चर एक्ट जो अंग्रेजों ने स्वीकार किया, कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसानों की दशा को सुधारने के लिए संगठित किया, कुछ लोगों को संगठित किया और आंदोलन किया। आंदोलन के फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों पर दबाव डाला और इस दबाव के कारण एक एग्रीकल्चर एक्ट स्वीकृत कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए पूरा हम इसको कर लेते हैं कि अपने जीवन में ही अनेक पुस्तकों को उन्होंने लिखा, यथातु जैसे तृतीय रत्न, तीसरा रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले इत्याकस्य, इस प्रकार के नाम वाले, जिसमें पवाड़ा, ब्राह्मणाम चातुर्यम, ब्राह्मणों की चतुरता, कृषकस्य कषा, किसानों का कोड़ा, अस्पृश्यानाम समाचार, अछूतों का समाचार इत्यादि। महात्मा ज्योतिबा एवं तस्य संगठनस्य, महात्मा ज्योतिबा और उनके संगठन का संघर्ष का जो कारण था, सभी कारणों को देखकर एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृत, एग्रीकल्चर एक्ट को स्वीकार कर लिया गया। अब चलते बच्चों हम यहाँ प्रसंग की तरफ, कि प्रस्तुत गद्यांश में महात्मा ज्योतिबा फुले के लेखन कार्य के द्वारा ही दी गई समाज सेवा का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, अब करते हैं हम इसका अनुवाद। प्रसंग हो चुका है हमारा कि अपने जीवन काल में तो इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जैसे तीसरे रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले आदि की जीवनियाँ, ब्राह्मणों की चतुरता, किसानों का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि। महात्मा ज्योतिबा एवं उनके संगठन के संघर्ष के कारण से सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर एक्ट स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए यहाँ तक हमने इस चैप्टर है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यानी कि अभी हमारा आधा चैप्टर हो चुका है। बाकी का जो चैप्टर है वो हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज देखिए बच्चों, हमने आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और जो आधा चैप्टर बचा है वो और क्वेश्चन आंसर के साथ में एक क्लास और करेंगे और 2 क्लास में ये जो पूरा चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक हमने जाना है कि ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था और किस प्रकार के विचारक थे, समाज सुधारक थे, खास करके जो दलित लोग थे उनके सुधारक थे, उनके जीवन और उनके न्याय और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने संघर्ष करा था। उसके साथ ही उन्होंने किसानों की दशा को सुधारने के लिए भी उन्होंने कार्य किए थे। उन्होंने एक संगठन की स्थापना करी थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, जिसके कारण उन्होंने दलित और किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और इस तरह से यहाँ हमने देखा कि अभी तक उन्होंने क्या किया है, एग्रीकल्चर एक्ट को स्वीकृत करवा लिया है अंग्रेज सरकार से। आगे की जो कड़ी है, आगे का जो चैप्टर है, हम नई क्लास में देखेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं। थैंक यू।